प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं, ठीक वैसा ही जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज, और उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था। बिल्कुल वैसे ही आज हम वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, आज हम स्पीड की बात करेंगे। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स, और उसमें हम एवरेज या मीन स्पीड का फार्मूला भी लास्ट में ड्राइव करेंगे और रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की भी बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम सीधे उसी पर आ जाते हैं। आप साथ साथ नोट्स बना दें क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स ऑफ गैस। प्यारे बच्चों, दिस लॉ गिव्स द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन c एंड c प्लस dc पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिस लॉ गिव्स द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग स्पीड। अब हम बात स्पीड की करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात वेलोसिटी की थी। हैविंग स्पीड बिटवीन c एंड c प्लस dc, इट इज गिवन बाय dn इज इक्वल टू 4 पाई n। आप यहां से देख सकते हैं, ये है वो फार्मूला, यानी कि दिस इज द मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। और आप सभी जानते हैं n क्या है यहाँ पर। n इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स। k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सारा बताया है। c रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स है, इनकी हम बात कर रहे थे। इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है और क्वेश्चन भी यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दिस रिलेशन या प्रूव दी मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। हम शुरुआत कैसे करेंगे, ये देखिए, इसको प्रूव कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, अगर सारे स्टेप्स को आप समझते जाएंगे तो ये आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, theory of gases, all gas molecules moves with all possible speeds. They are continuous in random motion. They can travel with all possible speeds from 0 to infinity. They can travel with all possible speeds from 0 to infinity। क्योंकि स्पीड जो है वेलोसिटी के केस में हमने -∞ टू +∞, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यह हम स्पीड की बात कर रहे हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बट कंडीशन यहाँ पर यह है कि the density of the gas molecules does not change due to the collision। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, the density of gas molecules remains constant during collision। यानी कि कोलिजन के दौरान गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया कि
कुछ कंटेनर में गैस ली और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक द गैस मोलिक्यूल्स always remain in continuous random motion. They collide with each other as well as with the walls of the container, but the density of the gas remains constant during collision. And the gas molecules can traverse with all possible directions with all possible speeds from 0 to infinity. और उसके बाद हम लिखेंगे, मेरे साथ लिखना आप, let n is the number of molecules per unit volume of gas. Using theorem of probability of composite events. हम लोग ये देखिए, आप लिख लीजिए, the number of molecules per unit volume having speed between c and c plus dc, विच इज़ दी, जो c है ये किसका फंक्शन लेके चल रहे हैं हम, u v w, जो 3 कंपोनेंट, विच इज़ दी फंक्शन ऑफ u v एंड w इज गिवन बाय, ये देखिए बेटे, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे इस थ्योरम के मुताबिक, इट इज इक्वल टू डी एन एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू, ये देखिए ये है वो। लेकिन एक बात हमने आपको पहले ही बताया था कि जब कोलिजन होता है तो जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो चेंज नहीं होती, यानी कि हम यहाँ यही बात कहने जा रहे हैं, एज नंबर डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे d बाई डी सी इंटू डी एन एंड दैट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है फर्स्ट वो 0 होता है। तो इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको करेंगे, ये देखिए, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, तो हम उसको 0 के बराबर, और जब राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ वी एफ डब्ल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल है तो हम इसको लिखेंगे एफ यू, ये देखिए एफ वी एफ डब्ल्यू 2 लिख दिए हैं। मैं पहले विद रिस्पेक्ट यू जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यू इंटू डी यू प्लस वही एफ यू एफ डब्ल्यू करली एफ वी बाई करली वी इंटू डी वी प्लस एफ यू एफ वी करली एफ डब्ल्यू बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू एंड इट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इस साइड को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है यह, और लेफ्ट साइड को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटे, ये 0 हो जाएगा। क्यों, लेफ्ट साइड का जो डिफ्रेंशिएशन डिवाइड कर दीजिए, यानी ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू ऑन दी बोथ साइड्स, वी राइट हियर, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक रह जाएगा नीचे, यानी कि 1 बाई एफ यू, ये लिख दिया हमने, उसके बाद ये लिख दिया करली एफ यू बाई करली यू, और ये डी यू यहाँ है, ये देखिए प्लस, अब इस टर्म को भी हमने एफ यू एफ पी और एफ डब्ल्यू से डिवाइड करना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये दोनों तो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा एफ वी इंटू करली एफ वी बाई करली वी इंटू डी वी। इस टर्म को भी इन तीनों प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 1 और एफ डब्ल्यू इंटू करली एफ डब्ल्यू बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, और क्योंकि ये 0 के बराबर है तो
जीरो को जब इस प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये टर्म आ गई। प्यारे बच्चों, एक और बात आप जानते हैं कि हमने क्या कहा था कि जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत सी क्या है यहाँ पर, ये एक्स वाई और जेड, और जो सी है ये एवरेज स्पीड है। क्या है ये? एवरेज स्पीड है। और हमने कहा था कि जो सी है ये यू वी और डब्ल्यू इसका फंक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको भी हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे 2c डी इट इज इक्वल टू 2u du प्लस 2v dv प्लस 2w dw। ये देखिए, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि c क्या है, ये एवरेज स्पीड है। तो ये जो c है ये कांस्टेंट है। हाँ, वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एज c इज कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो का होगा, यानी कि ये dc दैट विल बी इक्वल टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हो तो जीरो होता है, तो वो हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज इक्वल टू, ये जो टर्म है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, क्योंकि ये तो जीरो है। और इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, u इंटू डी यू प्लस वी इंटू डी वी प्लस डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू इट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर चाहे कोई भी टर्म है, 2 लगा दें आप, 3 लगा दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पर एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 2 है ना, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा यू डी यू, हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ। लैम्डा यू इंटू डी यू प्लस लैम्डा वी इंटू डी वी प्लस लैम्डा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, जो भी इक्वेशन है। अब देखिए लैम्डा क्या है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बोलते हैं। लैम्डा इज कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। आप मेरे साथ साथ अगर लिखते चले जाएंगे तो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये हो गई है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स ही करली एफ यू बाई करली यू प्लस लेमडा यू, ये देखिए, इंटू डी यू, क्योंकि डी यू टर्म इसमें भी है और यहाँ भी है, ये हमने कॉमन ले लिया, प्लस इस टर्म में ये टर्म ऐड कर दी। अब इस टर्म में ये वाली टर्म ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि 1 बाई एफ वी, ये मैं लिख रहा हूँ, एफ वी इंटू करली एफ ई बाई करली वी इंटू डी वी प्लस लेमडा वी, और इनमें जो कॉमन आ रहा है वो है डी वी प्लस, यहाँ पर देखिए इसमें हम डी डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई एफ डब्ल्यू करली एफ डब्ल्यू बाई करली डब्ल्यू और प्लस लेमडा डब्ल्यू, ये देखिए, और जो कॉमन आ रहा है वो देख सकते हैं डी डब्ल्यू है एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि इस आइडेंटिटी को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन 0 के बराबर है और ये इक्वेशन 0 के बराबर सिर्फ तभी हो सकती है जब इन तीनों के जो कोफिशिएंट है डी यू डी वी डी डब्ल्यू ये सेपरेटली 0 है, यानी ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी ये टर्म, ये इक्वेशन जो है 0 के इक्वल हो सकती है। आप ये कह सकते हैं दिस इक्वेशन इट इज इक्वल टू 0 if and only if all coefficient of du, dv and dw are separately equal to 0। अगर ये सेपरेटली 0 हो, u
प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0, एक तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 और एफ वी करली एफ वी बाई करली वी प्लस लैम्डा वी, ये 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, प्लस ये भी 0 के बराबर होगा, यानी कि 1 और एफ डब्ल्यू करली एफ डब्ल्यू बाई करली डब्ल्यू प्लस लैम्डा डब्ल्यू एंड इट इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म्स सेपरेटली 0 के इक्वल होंगी, तो ये चीज़ होगी। अब हम एक काम करते हैं, ये तो हमें पता चल गया है कि ये सेपरेटली 0, हम इस एक इक्वेशन को ले लेते हैं, यानी कि 1 और एफ यू करली एफ यू बाई करली यू प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। एक को ले लेते हैं, बाकी रिजल्ट्स को फिर हम सिमिलरली करके उनको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, दिस कैन बी रिटन इक्वल टू माइनस लैम्डा यू, ये लिए। अब हम क्या करें, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी राइट। यहां से देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस टर्म को भी इंटीग्रेट कर दीजिए और इस टर्म को भी इंटीग्रेट, तो यहां से ये डी यू और इसको भी डी यू कर लेंगे। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, log ई एफ यू, ये होता है। यानी कि आप जानते हैं कि इस तरह की अगर कोई टर्म हो कि 1 और एफ एक्स और करली एफ एक्स बाई करली एक्स इंटू डी एक्स, तो ये पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ये होता है log एक्स के log एफ एक्स के बराबर। बिल्कुल यही, इसी इंटीग्रल को यहाँ यूज करते हुए हम लोग ये लिख रहे हैं, यानी कि जब इसको इंटीग्रेट किया तो log एफ यू आ गया है, और ये देखिए इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो कॉन्स्टेंट हमने बाहर लिया, यहाँ पावर 1 है, पावर में 1 ऐड किया तो यू की पावर 2/2 हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लगाना होगा, और वो हो गया log a, वेयर दिस log a is the constant of integration, where log a is the constant of integration। ये देखिए, और इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। आप इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log ई एफ यू, ये देखिए माइनस log a, हमने इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर के आ गए हैं और हमारे पास आ गया है माइनस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2। log m माइनस n, इसका फार्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है, इट इज इक्वल टू log m माइनस n इक्वल टू log m बाई n होता है, और हम यहाँ लिखेंगे log एफ यू बाई a एंड इट इज इक्वल टू माइनस लेम्डा यू स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से हमने लिखा। यहाँ पर अब हम एंटी लोगरिथम ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग। आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ साथ 5-7 स्टेप्स हैं, इनको याद रखें। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लोगरिथम लेने के बाद देखिए हमारे पास आता है एफ यू बाई ए, इट इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ तो लोग एंटी लॉग लिया, ये हो गया, और ये देखिए माइनस लैम्डा बाई 2 यू स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एफ यू इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू यू स्क्वायर। ये देखिए ए जो है राइट साइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। इसी तरीके से ये तो हमने एक आइडेंटिटी ली थी जो डी यू का कोफिशिएंट था, ठीक ऐसे ही है अगर हम डी वी का कोफिशिएंट लें, सिमिलरली आप लोग कह सकते हैं, सिमिलरली एफ वी कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी ए इंटू
ए की पावर माइनस लेमडा इंटू वी स्क्वायर बाई 2, ये वी हो जाएगा। और एफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू भी इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस लेमडा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये जो एफ यू, एफ वी और एफ डब्ल्यू, इनकी जो ये वैल्यूज आई हैं ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। यानी कि यूजिंग दीज वैल्यूज नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स डी एन इज इक्वल टू एन। अब ये जो वैल्यूज थी आप जानते हैं एफ यू में भी ए आता है तो एफ वी में भी ए, तो वो ए क्यूब हो गया है, ये देखिए। और उसके बाद ई की पावर माइनस लेमडा बाई 2, जो कॉमन लेंगे आप देखना वो तीनों इक्वेशंस यहाँ मैंने जगह बना ली है इसलिए लिख दिया है, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर, ये टर्म थी, ये चीज़ लिख दिया, इनटू में डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, ये हो गया है। प्यारे बच्चों क्योंकि हमने मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी जब की थी तो वहाँ पर हमने ए की वैल्यू भी डिटरमाइन की थी, यहाँ उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप पिछला वीडियो जो है वो देख लें और देख लें कि ए की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं जो बताना चाहूँगा कि यूजिंग दी इक्वेशन, यूजिंग ये देखिए जो सी स्क्वेयर हमने किसके स्थान पर लिया था, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर के स्थान पर, तो सी जहाँ यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर है वहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। और एक और बात आप ये भी जानते हैं ए हमने किसके स्थान पर लिया था, ए की जो वैल्यू डिटरमाइन की थी वो कितनी थी, वो थी एम डिटरमाइन 2 पाई के टी की पावर 1/2, ये बात याद रखें। ये वैल्यूज़ अब हम इसमें रखने वाले हैं। एक और चीज़ जो लेमडा हमने वहाँ कैलकुलेट किया था वो ये देखिए, जो लेमडा है ये था एम बाई के टी, एम बाई के टी, ये वैल्यू टर्म पता चल गई, ये है लेमडा की वैल्यू भी हमें पता चल गई और ए की वैल्यू भी पता चल गई है ये। और देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर यानी कि ये जो चीज़ देख रहे हो डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी इज दी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल having radius C and thickness DC। यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक स्फेरिकल सेल है हमारी जिसका रेडियस C है और जिसकी थिकनेस जो है, ये मोटाई जो आप देख रहे हैं ये DC है, यानी कि ये इस तरह ये एक स्फेरिकल सेल है। और आप समझ सकते हैं कि ये इसका वॉल्यूम कितना होता है वो भी देख लीजिए, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये किसके बराबर है, 4 पाई सी स्क्वेयर इंटू डी सी। तो प्यारे बच्चों यूजिंग दीज टर्म्स, ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में रख दीजिए, पुट दीज ऑल वैल्यूज़। और ये मैंने पहले ही बता दिया, हमने पिछले लेक्चर में भी इनको बहुत डिटेल में समझाया था, इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डी एन इज इक्वल टू एन, जहाँ ए है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे एम बाई 2 पाई के टी, ये देखिए हाफ पावर है, 3 पावर यहाँ है तो ये 3/2 हो जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा के स्थान पर हमारे पास ये है m बाई 2 के टी हो जाएगा, ये 2 के टी, क्योंकि m बाई 2 के टी तो है ही, 2 यहाँ है, माइनस साइन भी है, और ये यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर, इसके स्थान पर हम सी स्क्वेयर लिख रहे हैं, और साथ में डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस सी एंड थिकनेस डी सी, और जो कि किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 4 पाई सी स्क्वेयर इंटू डी सी, ये लिख दिया है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी एन इजिकल टू एन, ये देखो ये 4 पाई है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 4 पाई एन, 4 पाई एन को हमने इधर ले लिया है, बाकी टर्म जो बच रही है उसको लिख देते हैं m अपॉन
2 पाई के टी की पावर 3/2 हो गया है। और साथ में देखिए e की पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी ये हो गया है इंटू सी स्क्वेयर, ये पहले टर्म बची हुई है उसको भी लिख दिया है, इंटू डी सी। प्यारे बच्चों, यही है वो इम्पोर्टेंट रिलेशन जो हम प्रूव करना चाहते थे, यानी कि इट इज़ दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स, मोलिकुलर स्पीड्स। और ये चीज़ ही हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, कई बार आता है कि एक्सप्लेन दी मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड ऑफ द गैसेस, वो भी कर देंगे। या फिर कई बार आता है स्टेट एंड प्रूव दिस लॉ, तो ये पहले स्टेटमेंट हमने दी और उसको फिर इसको हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की भी बात कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, आप जानते हैं इट इज इक्वल टू सी इंटू डी सी एंड इट इज इक्वल टू डी एन बाई एन। और ये कितना होगा वो देख लीजिए, यहाँ पर डी एन बाई एन करेंगे तो ये एन तो इसके नीचे आ जाएगा, और ये चीज़ हमें याद रखने की है, जो हमें पता होना चाहिए। और वो कितना होगा वो देख लीजिए, डी एन के नीचे एन लिखेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4 पाई, और जो बच रहा है टर्म वो भी लिख दीजिए, एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 आप देख रहे हैं, और e की पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी इंटू सी स्क्वेयर इंटू डी सी। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया है। प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव कर लिया। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स को यूज करते हुए हम डिटरमाइन करेंगे एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स को भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस जो है सिस्टमेटिक वे से आपके हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।